यस माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। आज का भी मेरा कंटिन्यूटी प्रोग्राम सी है, लॉज ऑफ मोशंस के उन सारे क्वेश्चंस को करने का है जो मैंने पिछले क्लासों में नहीं किया था। तो आज का जो मेरा मेन पोर्शंस है ना, वो कन्वेंशनल क्वेश्चन पर ही ज़्यादा आधारित है। एक दो क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चंस आज कन्वेंशनल है। और आपको मैंने कई बार हिंट किया है, कॉन्सेप्ट तभी डेवलप करता है जब कन्वेंशनल क्वेश्चन के बारे में आपकी राइट अप्रोच आती है। चलिए वन बाय वन मैं सॉल्व करके देखता हूँ। ये रहा मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आप जरा सा ध्यान से देखिए। 2008 में आया हुआ क्वेश्चन IIT JEE के, और ये क्या कहता है आप उस क्वेश्चन पर जरा सा गौर कीजिए कि दिस इज ए ट्राइंगुलर पीस। ऑफ कोर्स इस ट्राइंगुलर पीस में ये रफ सरफेस है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज केप्ट ऑन इट्स रफ इंक्लाइंड सरफेस। अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी? जाहिर बात है ये नीचे गिरने की टेंडेंसी होगी, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? ऊपर गिरने की टेंडेंसी होगी। स्पष्ट हो गया? नाउ देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स F horizontal which is acting parallel to the base of this triangle और perpendicular to this vertical wall। आप देख सकते हैं, और ये कितना हो गया? 1 न्यूटन्स के बराबर लग रहा है। कहता है कि क्या स्थिति बनता है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, या इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस भी आपके पास है। एक एक करके गौर कीजिए कि ये क्या स्थिति बनता है। आप इस फोर्स को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर दीजिए। एक अप फोर्स हो जाएगा, अप द इंक्लाइन हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हो जाएगा। मैं पहले अप द इंक्लाइन करता हूँ। एज्यूम क्या करता हूँ इस पूरे क्वेश्चन में? एजम्पशन मैं क्या लेता हूँ? एज्यूम देयर इज ए नो फ्रिक्शनल फोर्स, नो फ्रिक्शनल फोर्स। अरे ये कब हो सकता है कि देयर इज ए नो फ्रिक्शनल फोर्स? हाँ, अब अगर F नेट फोर्स डाउनवर्ड या अपवर्ड अगर 0 हो जाए तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्ट करेगा, और अगर नेट फोर्स ही 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स स्वतः 0 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे लोग, ये वाला फोर्स कितना लगेगा इसका? mg sin थीटा। ये तो कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि दिस कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन mg sin थीटा। अब इसका एक दूसरा कंपोनेंट इसे दबाएगा, वो कितना दबाएगा? mg cos थीटा। मैं अभी इससे ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जाहिर बात है ये थीटा एंगल है, ये थीटा है, तो 1 न्यूटन इंटू कॉस थीटा। 1 न्यूटन है, FH cos थीटा हो गया, और FH इक्वल टू 1 न्यूटन, तो दैट इज ए 1 cos थीटा। अब स्थिति क्या होगा कि अगर ये दोनों फोर्स मिला के नेट फोर्स अगर 0 हो जाए, ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स विल नॉट कम इन टू पिक्चर। मतलब क्या हो गया? इफ 1 cos theta that is up the inclined force equal to down the inclined force mg sin theta। now यहाँ पर तो मेरे पास 1 cos theta है, m की वैल्यू 0.1 kg है एज पर द क्वेश्चन, g की वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, एंड दिस इज sin theta। ऑब्वियसली tan theta इक्वल टू बच्चे कितना हो जाएगा? दिस इज 1 एंड दिस इज नथिंग बट tan 45 डिग्री। सो ऑब्वियसली क्या हो गया? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपने क्या देखा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देयर इज ए नो फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑप्शंस एक आप ऑप्शंस पर आप देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर ये जस्ट बैलेंस होगा, एंड देयर इज ए नो फ्रिक्शनल फोर्स। अब आते हैं, बात करते हैं दूसरे चॉइस पर। फर्स्ट चॉइस तो मेरा करेक्ट हो गया। अब ये बात है कि कहता है कि थीटा को इंक्रीज करें। नाउ इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, कौन सा कंपोनेंट फोर्स का बढ़ जाएगा? अब आप जानते हैं ना, mg तो कांस्टेंट है, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू अगर थीटा इंक्रीज करता है तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है, एंड कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा इज ए ग्रेटर देन 1 cos थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर है तब क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा दैट इज ए डाउनवर्ड फोर्स, डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन। ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा अप द इंक्लाइन फोर्स, अप द इंक्लाइन। अब अप द इंक्लाइन में कौन सा है? दैट इज ए कॉस थीटा, 1 cos थीटा कह लीजिए। हाँ, अब क्या हो जाएगा? जैसे ही ये ज़्यादा हो जाएगा और ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू पिक्चर, और ये फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा? अप द इंक्लाइन। ये और ये किस स्टेज में चला जाएगा? लिमिटिंग स्टेज में चला जाएगा। सो व्हाट इज द डायरेक्शन?
एफ लिमिटिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा टूवर्ड्स क्यू हो जाएगा, दैट इज अपवर्ड्स, पी से क्यू की हो जाता हुआ। सो द ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। तो दो चॉइस का करेक्ट ऑप्शंस हो गया, एक थीटा इक्वल टू 45, एक थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 45, देन फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अप द इंक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देयर इज ए क्वेश्चन, क्या कहता है कि एक अगर ट्रॉली ले लीजिए, ये केस आप ट्रॉली जैसा मान के चलिए, व्हाट हैपेंस हियर, देयर इज ए ब्लॉक, इस जगह पर देखिए ब्लॉक केप्ट ऑन दिस ट्रॉली, whose coefficient of friction is equal to 0.6 and the trolley या लॉरी आप जो भी कह लीजिए, ये खुद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मूव कर रहा है। ऑब्वियसली क्या करेगा, इस ब्लॉक को भी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये किधर की ओर खींचेगा, आगे की ओर खींचेगा और इसमें भी एक्सीलरेशन कराएगा। प्रश्न ये बात का है कि क्या ये ब्लॉक के साथ साथ ये जो ट्रॉली है, क्या इसके साथ ये ब्लॉक मूव करेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से या नहीं करेगा। ये तो तय बात है ना कि ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अब मैं क्या करूँगा, तो ये प्रॉब्लम्स आपके पास कहाँ पर से आ जाता है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स का। आप अगर इसको भी एक ब्लॉक ट्रीट कीजिए और इसको भी ट्रीट कीजिए तो ब्लॉक्स ओवर ब्लॉक्स है, जिसमें एक चीज़ का डिफाइंड है ये वाला फोर्स, ये आपके पास डिफाइंड है। तो आप जरा सा चेक कीजिए व्हाट इज द एफ मैक्स, ये मैक्सिमम कितना लग सकता है। ऑफ कोर्स एफ लिमिटिंग, मैक्स कहने का मतलब है लिमिटिंग, और ये तो बच्चे लोग जानते हैं, म्यू इंटू एन, म्यू इक्वल टू 0.6 एंड एन इक्वल टू एम इंटू जी। नाउ 0.6 एम की वैल्यू जो मास दिया हुआ दैट इज 1 और जी रफली हम लोग 10 ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 न्यूटन हो जाएगा। तो इस पर मैक्सिमम ब्लॉक किसके द्वारा लगेगा, 6 न्यूटन का फोर्स बाय ट्रॉली ऑन ब्लॉक लगेगा। अब ये अगर फोर्स इस पर लग रहा है तो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। फोर्स डिवाइडेड बाय मास इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आपने पहले से क्या देखा, व्हाट इज दिस एक्सीलरेशन, आप देख सकते हैं कि दिस एक्सीलरेशन इज नेवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेवर ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब ये क्या करेगा, क्या ये इतना एक्ट करेगा या नहीं एक्ट करेगा, इतना एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो अब ये एफ लिमिटिंग तक नहीं पहुंच पाएगा, इट इज नॉवर लिमिटिंग, ये नहीं पहुंचेगा। तब क्या करेगा, एफ सेल्फ एडजस्ट करेगा, और सेल्फ एडजस्ट कितना करेगा, वो उतना ही एक्सीलरेशन देगा, सो दैट ब्लॉक एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस लॉजिक से एफ स्टैटिक हो गया और वह कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास 1 kg और एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चन है, खाली जगह पर आप 5 न्यूटन पुट कर देंगे, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, जरा इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, ये कन्वेंशनल क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस के बारे में क्या देता है कि कंसीडर दिस टू बी ए डिस्क, ये डिस्क कैसा है आप देख सकते हैं, दिस इज ए फ्लैट डिस्क अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। यस हो गया, इस डिस्क में एक ग्रूव कटा हुआ है, आप बढ़िया से देखिएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए ग्रूव, ओके। नाउ द ग्रूव्स मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, ओके। दिस डिस्क इटसेल्फ मूव्स with an acceleration 25 meter per second square, and according to the question it moves along the left directions. Now it's okay. The groove has a coefficient of friction and this friction coefficient is equal to 2/5 according to the question, coefficient of friction, and this angle is not specified, rather it has been given sin theta equal to 3/5 and cos theta is equal to 4/5. A block is gently placed in a groove and this dimension of the groove is greater than the dimension of the block, so that block would move freely. ये बात के लिए स्पेसिफाइड है इसमें। अब क्या हो गया कि जैसे ही आप इसको आगे की ओर मूव कराते हैं, देयर मस्ट बी, अगर हम इसे एक्सीलरेटेड फ्रेम से अगर इसे एनालाइज करें तो एक सीडो फोर्स को मैंने लगा दिया m इंटू ए। अब क्या हो गया, इस डिस्क को आप रुका हुआ मानिए और ये ब्लॉक पर एक फोर्स ma भी लग रहा है, एंड व्हाट इज द अनदर फोर्स। अब अनदर फोर्स में कौन कौन लग सकता है इस बात को चेक करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। इस ma का 2 कंपोनेंट ले लिए, अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ma साइन थीटा,
उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, एम ए साइन थीटा, और नीचे इस साइड जो खींच रहा है, नीचे तो नहीं है, हॉरिजॉन्टली दिशा में ही ग्राउंड के पैरेलल ही खींच रहा है, ग्रुप के पैरेलल खींच रहा है, एम ए कॉस थीटा। ठीक बात है। नाउ कैन यू फाइंड द व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन? यस, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन दो तरफ से होंगे, एक ग्रेविटी के कारण कितना हो जाएगा, mg, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम वर्टिकल वॉल ड्यू टू वर्टिकल वॉल ऑफ ग्रूव, ग्रूव के वर्टिकल वॉल के कारण लगेगा, और वो कितना हो जाएगा, हम देख सकते हैं एम ए एंड दिस इज इक्वल टू साइन थीटा ना, वहां पर साइन थीटा है, एम ए साइन थीटा, सो ओके। नाउ व्हाट इज दिस फ्रिक्शनल फोर्स, अगर क्या हो जाएगा तो दोनों का फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, इसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया, एफ लिमिटिंग आ जाएगा, दैट इज ए म्यू, म्यू के जगह पर 2/5 m1 एंड z10, दिस यू कैन इजीली फाइंड 4 न्यूटन। किसके कारण आ गया, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आ गया। और एक जो साइड रिएक्शंस के कारण आ जाएगा एफ लिमिटिंग, वो क्या आ जाएगा, म्यू 2/5 इंटू एन के जगह पर n2 एम ए साइन थीटा, m1 दिस इज 25 एंड दिस साइन थीटा यू कैन गेट 3/5, ये 25 से 25 कटेगा, ये 6 न्यूटन हो जाएगा। सो व्हाट इज द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स, कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ये 4 है और ये 6 है, दिस इज 10, तो दिस इज द 10 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग। किस साइड लगेगा, अरे भाई ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्स तो इसको अपोज करेगा, अब वह कौन सा कंपोनेंट फोर्स का होगा जो उसे पुल करेगा, आप फिगर से ही देख सकते हैं, दिस इज एम ए कॉस थीटा, इसलिए एफ पुलिंग कितना हो गया, पुलिंग अलोंग द ग्रूव, दिस इज इक्वल टू एज पर द कैलकुलेशन एम ए कॉस थीटा। अब अगर इस m की बात करें तो 1 है, a की बात करें तो 25 है, और cos थीटा की बात करें तो 4/5 है, 5 से 5 कटेगा, और ये कितना बच्चे लोग आ गया, 20 न्यूटन आ गया। नाउ नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया, एफ नेट 20 और बैकअप में हो गया 10, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सो व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हो गया एफ नेट डिवाइडेड बाई मास 1 kg, सो 10 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज ए 10 मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी इस क्वेश्चन की तारीफ किया जाए कम है। क्यों तारीफ मैं इस क्वेश्चन की करता हूँ कि शायद ही ऐसा कभी मौका मिलता है कि जब आपको दो डायरेक्शन से आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है, एक बेस से मिल रहा है और एक वर्टिकल वॉल से मिल रहा है, और दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है, उन दोनों को काउंटर करना पड़ेगा एफ अप्लाइड, और अप्लाइड फोर्स भी देने वाला सीडो ही फोर्स है, कंपोनेंट ऑफ सीडो फोर्स। तो इस क्वेश्चन की तारीफ तो बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कुछ आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, जरा सा सीखिए। इस क्वेश्चन में भी कहता है कि दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन, और इसे 3 डायमेंशनल फिगर के द्वारा बना के दिखा रहा है कि दिस इज द इंक्लाइन। अब यहाँ पर 2 ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, एंड द पोजीशन अलोंग द इंक्लाइन दे आर अपार्ट √2 मीटर, तो इन दोनों प्लाइन के बीच में √2 मीटर पर है। सो ओके, नाउ व्हाट इज द काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ए एंड द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन इज 0.2, एंड सो द काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ब्लॉक बी is 0.3, and this distance, as you can see the difference between these two initially, now at time t equal to 0 and time t equal to 0, both are released such that initial velocity for both of them is equal to 0। लेकिन हाँ, दोनों पर फोर्स किधर लगेगा आप ये तो अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके ऊपर एक फोर्स खींचेगा mg sin थीटा, अब ये m ब्लॉक है इसका तो उसके हिसाब से खींचेगा, और ये इसके हिसाब से खींचेगा mg sin थीटा, दोनों का सेम ही खींचेगा। हाँ, ब्लॉक के मास के ऊपर ये सर्टेनली डिपेंड करेगा। अब आप बात करते हैं हम लोग कि भाई हमारे पास तो mg sin थीटा और mg sin थीटा, ये दोनों फोर्स, ये इसके मास पर डिपेंड करेगा और ये इसके मास पर डिपेंड करेगा, हम लोग बाद में चेक भी कर लेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन कि भाई इसके डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगा, इसमें लगेगा, F1 लिमिटिंग, और इसके लिए भी क्या लगेगा, F2 लिमिटिंग। यहाँ पर 2 चीज हो गया। अब आप क्या ये निकाल सकते हैं व्हाट इज द एक्सीलरेशंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक।
हम लोग ये आराम से निकाल सकते हैं। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए, मैं इसे रिलेटिव वेलोसिटी की अप्रोच से सॉल्व करता हूँ। किताब में डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन रिलेटिव मेरे ख्याल से आसान पड़ता हुआ। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, एब्सोल्यूट मैं अभी ले रहा हूँ, तो कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, क्योंकि ये तो आप जानते हैं ना फ्रिक्शनल फोर्स। अब म्यू mg में किसके पास है, ये किसका है, ए के लिए है, तो काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए लेंगे और मास हमने m मान लिया। ये नेट फोर्स किधर काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो दिस मस्ट बी डिवाइडेड बाई m। सो मास तो कैंसिल हो गया। सो व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशंस ऑफ ए ऑन द इंक्लाइन, g sin थीटा माइनस म्यू ए ऑफ कोर्स g cos थीटा। थीटा 45 है, बाद में देख लेंगे इसे, अभी इतना ही रहने दीजिए। सिमिलरली कैन यू फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, व्हाई नॉट, g sin थीटा, मास से ये भी इंडिपेंडेंट है, माइनस म्यू बी ले लें एंड g cos थीटा। फोर्स को डिवाइड कर दिए मास से और हमारे पास आ गया। अब ये तय बात है कि कौन सी एक्सीलरेशन ज़्यादा तेज होगा, ए, कौन ऑब्जर्वर बना दे, बी को बना दीजिए। इससे हमको क्या फ़ायदा हो गया, रिलेटिव स्पीड में एक्सीलरेशन ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाई बी, बी के द्वारा देखिए, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा तेज है ना, इसीलिए मैंने ऐसा दिया। सो दिस इज ए माइनस ए बी। इन दोनों एक्सीलरेशंस को आप सेम लाइन में डायरेक्ट घटा सकते हैं। इससे क्या आ जाएगा आपके पास, g sin थीटा और g sin थीटा कटेगा, म्यू ए पहले आ जाएगा। हम आप इसको बात को चेक कीजिए, म्यू ए को पहले लेना है, इसलिए बाद में क्या आ जाएगा, म्यू बी माइनस म्यू ए एंड g cos थीटा। जैसे ही आप इस दोनों को घटाइएगा, म्यू ए माइनस म्यू बी, ए साइन थीटा माइनस इतना, माइनस जी साइन थीटा माइनस माइनस प्लस म्यू बी, तो म्यू बी पहले आ जाएगा, म्यू और जी कॉस थीटा आ गया। इससे आप इसकी वैल्यूज को तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। व्हाट इज ए म्यू बी, दिस इज 0.3 एंड 0.2 दैट इज 0.1 इंटू जी 10 इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज दिस कॉस थीटा, कैन यू फाइंड, यस कॉस 45 दैट इज 1/2। यहाँ से इसकी वैल्यू कितना आ गया, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक आ गया, रिलेटिव है ना। व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन, दोनों के बीच में कितना है, √2 मीटर है। तो व्हाट इज द पोजीशन, अगर हम लोग एस मान लें ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो रिलेटिव ये कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, √2 मीटर का। और रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज 0 - 0, दोनों का ही 0 दिया है। अगर किसी का स्पीड रहता तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ लेट अस सपोज दे मीट आफ्टर टी टाइम, दे मीट आफ्टर टी टाइम। अगर वो टी समय के बाद मिलते हैं, तो अब क्या मेरे पास आ जाएगा, एस ए बी इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर बच्चे लोग क्या हो जाएगा, √2 मीटर इसको ट्रेवल करना है। रिलेटिव स्पीड कितना है, 0। टाइम टी मीनिंगलेस है यहाँ पर, लेकिन हाँ इस जगह पर है। ए बी कितना हो गया, दिस इज 1/√2 एंड दिस इज टी स्क्वायर। सो √2 से ये √2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। सो व्हाट इज टी, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। आप चेक कर सकते हैं, फिर से मैं चेक करा दूँ, √2 2 हो गया, 2 2 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 सेकेंड। सो व्हाट हैपन, दे मीट एट दिस पॉइंट, कितनी देर में यहाँ तक पहुँच जाएंगे, आफ्टर 2 सेकेंड। अब क्या करें, अब आपका क्या काम करना है, पूछा है ना आपसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके आ जाता है। दोनों में से दोनों को निकाल सकते हैं या किसी भी एक को निकाल लीजिए। मैं ए को टारगेट करता हूँ। फॉर ए क्या करें, सिंपल नो रिलेटिव, ऐसे डायरेक्ट लीजिए, दैट इज ए यू टी प्लस हाफ, वह एक्सीलरेशन ए का होगा और टी के स्क्वायर में हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये 0 हो जाएगा, हाफ। नाउ व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए इटसेल्फ हमको चाहिए, रिलेटिव नहीं चाहिए। अरे तब तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा, पुट कर देते हैं, क्या जाता है, दिस इज जी साइन थीटा माइनस म्यू ए की वैल्यूज को उठा लीजिए, ए के लिए 0.2 इंटू 10, जी की वैल्यू जी रहने दीजिए, इंटू कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस 0.2, जी कॉस थीटा की वैल्यू कितना लेंगे, 45 डिग्री। कॉस थीटा रहने दीजिए, बाद में उठा लीजिए वैसे।
चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे लोग, थोड़ा सा और हिम्मत रखिए। जी की वैल्यू को 10, दिस इज 1/√2 45.2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 इंटू 10 कर दीजिए यहाँ भी cos 45 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो √2 बाहर आ जाएगा 1/2 इंटू √2, और यहाँ पर बच्चे क्या बचेगा 10 पूरा है और इसको कर देंगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज 8। यहाँ पर से आप देख सकते हैं 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 8, ये कट जाएगा 4 हो जाएगा 4/√2, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कर दीजिए और डिवाइडेड बाई √2 है, 2 इंटू 2 √2, इस √2 को √2 से 2 बार कर दीजिए तो √2 कटेगा और 2√2 आ जाता है। ये दिस मच ऑफ ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे पास आ जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से चेक करा दूँ, ये हाफ हो गया टाइम टी, यहाँ पर एक टाइम एक्सीलरेशन इंटू t² भी छूटा हुआ है, दिस t², यहाँ पर से इसे 4 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 2 जा 8 इंटू √2, दैट मच ऑफ ए डिस्टेंस इज देयर। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, मैंने जो कैलकुलेट किया 8√2 मीटर। सो एट √2 मीटर पर इसे कैच कर लेगा। तो यहाँ पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो गया, इसकी इस तरह के क्वेश्चन को सेट करने का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, नेट फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, और तो इसमें सिंपल क्वेश्चन जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, उसी का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम बात करें कि रिलेटिव स्पीड ना लेते तो क्या होता, कोई बात नहीं है। अब आप सपोज कीजिए कि दे मीट एट ए टी टाइम, मैं कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, दे मीट एट ए टी टाइम। अब आप काम कीजिए ना, टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये डिस्टेंस में दोनों कैसे रिलेट कीजिएगा, तो ये वाला डिस्टेंस पूरा यहाँ से यहाँ, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस प्लस √2, आप दोनों को इक्वेट कर लीजिए, ये 9th का है। अब जो हम लोग हायर में रिलेटिव पढ़ते हैं वो 11th या 12th आप कह सकते हैं। 9th के बच्चे लोग कैसे करेंगे कि भाई ये डिस्टेंस पहले निकाल लेंगे, कितना डिस्टेंस हुआ आफ्टर टी टाइम, और ये डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस और टी 2 बार आएगा, तो दोनों ही एक समल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। 2 इक्वेशन 2 अननोन, टी और एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है बच्चे लोग, इससे बारे में बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या सिस्टम कहता है, दिस इज ए बिगर ब्लॉक, आप देख सकते हैं, इट हैज द अरेंजमेंट ऑफ 2 पुली, यहाँ पर पुली ले लीजिए, पुली P1 मान लीजिए, पुली P2 मान लीजिए, 2 पुली का अरेंजमेंट। यस, नाउ देयर इज ए स्ट्रिंग विच पासेस पैरेलल, आप देख सकते हैं इसके पैरेलल है, और ये वर्टिकल के पैरेलल और फिर ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, लेकिन ये सिंगल स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज ए मासलेस एंड स्मूथ एंड इनएक्सटेंसिबल, जो नॉर्मल कंडीशंस होते हैं। नाउ M2 ब्लॉक मास 5 kg and it has a coefficient of friction 0.3. This M1 block has a mass 20 kg, coefficient of friction 0.3 between the mass and the bigger block, and of course this is kept on a smooth surface. ये वाला क्या है, this is kept on a smooth surface as per the question, which has a mass 50 kg. Now F external force is applied, कितना अप्लाई है that you need to find। लेकिन ऐसा अप्लाई किया जाता है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी कंडीशन क्या दे रहा है, F1 इक्वल टू 2F2 एट एनी टाइम, हर समय नहीं होगा, एट एनी टाइम। तो उस समय की बात कहता है ये F एक्सटर्नल, जबकि ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्स इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अब आपसे कहता है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, इसके फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करें और साथ साथ F1 F2 की भी वैल्यू निकालें, टेंशन की भी निकालें, एक्सटर्नल फोर्स की भी निकालें, एंड ऑफ कोर्स मास का भी निकालेंगे, एक्सीलरेशन। इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि दे मूव टुगेदर, पूरे के पूरे मूव करेंगे या दे मूव नॉट टुगेदर, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं इससे समझता हूं कि बहुत आसान क्वेश्चन में आपको समझा सकता हूं। हालांकि मेरा अनुभव है कि इस क्वेश्चन को लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, आपके साथ शेयर करता हूं और आप समझने की कोशिश कीजिए। यस, अब मैंने इसे फोर्स लगाया एंड देता है कि फाइंड द एक्सीलरेशन। इसका क्या मतलब हो गया, उसका जब आप लिखते हैं कि एक्सीलरेशन निकालना है तो ये ब्लॉक तो मूव कर रहा है, तो पहली बात ये हो गया कि ब्लॉक मूव, और ब्लॉक मूव करने के पीछे कारण भी था क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्मूथ सरफेस हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ब्लॉक का क्या होगा, क्या ये ब्लॉक इसके साथ साथ मूव करेगा या सेपरेट हो जाएगा, और अगर सेपरेट हो जाएगा, ये अगर इससे सेपरेट हो जाएगा तो
तो ये तभी सेपरेट होगा जब ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुका हुआ रहेगा। तो यहां सबसे पहले क्या जो पूछा गया है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। मैं छोटा फिगर बना के इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, मैंने आपको सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये कैसे बनेगा फ्री बॉडी, आप देख सकते हैं देयर इज ए टेंशन फोर्स, नीचे ये भी स्ट्रिंग लग रहा है, देयर इज ए टेंशन फोर्स सेम लगेगा, ये स्ट्रिंग यहाँ पर भी है, और इसकी बात करें तो यहाँ पर से भी एक टेंशन फोर्स ये लगेगा और ये भी टेंशन फोर्स लगेगा। तो नेट टेंशन की अगर आप देखिए, ये टेंशन कैंसिल, ये टेंशन, तो इसका टेंशन का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। यस, देयर इज ए फोर्स M1G, M1 कितना 20, तो 20 इंटू जी किधर लग रहा है, टी को अगर आप 10 मान लें तो दिस इज 200 न्यूटन। यस, अब अगर बच्चे ये ब्लॉक आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, और ये फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, लेट अस कंसीडर दिस इज एफ एज पर द क्वेश्चन, म्यू 0.3 इंटू 200, 0.3 इंटू 200 मीन्स 60 न्यूटन। तो ये बच्चे लोग आगे, आप देखिएगा समझना क्या है इसमें कि जैसे ही ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो ये वाला ऊपर वाला ब्लॉक क्या करेगा, क्या उसको सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, ऑब्वियसली उसको रोकेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर तो इसकी आ गया। अब अगर इसकी बात करें कि भैया ये नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं N1 मान लूँ तो ये N1 कितना हो जाएगा, 50 kg इधर है तो 50 इंटू 10, अब प्लस ऊपर से इसका कितना मास लग रहा है 200, तो प्लस 200 भी जोड़ दीजिए, 20 इंटू 10, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इतना न्यूटन अपवर्ड लग रहा है। हाँ, इसकी ग्रेविटी फोर्स को भी शो कर दीजिए 500 न्यूटन। क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में है तो आप सारे फोर्स को दीजिए, और कौन होगा, नीचे से कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पर मैंने इसकी फोर्स को ले चुका ऑल ओवर। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। ये किसका हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m, ब्लॉक m कह लीजिए या मास m कह लीजिए, ठीक हो गया। इस स्थिति, हाँ एक फोर्स तो छूट ही गया, ये एफ एक्सटर्नल मैंने दिया था, तो दिस इज एफ एक्सटर्नल, ये स्टेज बनता है। अब आ जाइए बच्चे लोग, इसकी फ्री बॉडी कीजिए, M2 का टेंशन लगेगा, फ्रिक्शन क्या, अब उसको इधर खींचेगा, फ्रिक्शनल किधर खींचेगा F2, एंड व्हाट इज दिस लिमिटिंग वैल्यू, निकाल लीजिए कितना, 50 इंटू 0.3, व्हाट इज दिस 50 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा, F2 की वैल्यू 50 न्यूटन, वो भी लिमिटिंग केस में, ठीक है। अब आपके पास एक M1 बच गया, M1 को भी यहाँ कर लीजिए। चलिए M1 पर कौन फोर्स, पीछे टेंशन लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए और क्या, अरे जब ये इसका फोर्स फ्रिक्शन ये लग रहा है और कॉन्टैक्ट सरफेस में, तो ये तो उतना ही फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। सो व्हाट इज दिस फोर्स, दिस इज फोर्स 60 न्यूटन। ये तब की बात है जब हम एफ लिमिटिंग को मैक्सिमम मानते हैं। मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम तक लगेगा या नहीं, ये तो हम बात की बात है। हमने इसको क्या दिया, F2 मैक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 60 न्यूटन, चेक करना पड़ेगा। अब बात आता है क्वेश्चन का अंदरूनी पार्ट पर, जो मेन क्वेश्चन है। क्या कहता है कि भाई मैं वो फोर्स की तलाश कर रहा हूं जहां पर ये फ्रिक्शनल फोर्स और वो फ्रिक्शनल फोर्स डबल हो जाए। आप जरा सा चेक कीजिए कितना है, ये फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग में कितना है 15, और वो लिमिटिंग में कितना है, F2 लिमिटिंग 15 और F2 लिमिटिंग 16। क्या ये दोनों डबल है, नहीं है। अब क्या करेगा, स्थिति को देखिए कि ये फोर्स में एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन है तो ये तो इसके ऊपर जरूर मूव करेगा, ये तो कंफर्म है ना, जब भी एक्सीलरेशन है तो ये मूव करेगा, तो इसलिए ये लिमिटिंग तो पहुंच ही जाएगा, इसको कोई कम नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, दिस F1 ऊपर वाला मस्ट बी इक्वल टू 2F2। सो सेल्फ एडजस्ट खुद कह रहा है कर लेने के लिए, और ये सेल्फ एडजस्ट करके कितना हो जाएगा, दिस F1 इक्वल टू इसका डबल, 15 का डबल करेंगे तो 30 न्यूटन। यही इस क्वेश्चन का क्रक्स है। यहाँ पर 50 हो जाएगा 30 न्यूटन, तो ये फोर्स हमारा कितना सेल्फ एडजस्ट कर गया, 30 न्यूटन। ये मेन पॉइंट है, एंड एवरीथिंग इज फिनिश। अब इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, जैसे भी आप इस क्वेश्चन को करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले लेट अस सपोज ये क्या देखा कि भाई इस टी पर तो ये मूव करने लगेगा, क्योंकि ये बहुत कम है, ये मूव करेगा। इसका क्या हुआ, इसकी कैपेसिटी कितना था, व्हाट इज द F1 मैक्सिमा, दैट इज ए लिमिटिंग वैल्यू 60 न्यूटन। लेकिन आप अप्लाई कितना कर रहे हैं टेंशन के द्वारा, 30 न्यूटन। तो क्या वो सेपरेट होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या करेगा, बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर, तो ये दोनों तो मूव किया, और ये उसके जैसे ही ये मूव करेगा और ये डिटैच नहीं होगा, तो अगर इसकी एक्सीलरेशन को a मान ले पूरे सेटअप को, तो इसको तो a जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग एनीवेयर। तो अगर ये बड़े वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन a मान ले
m1 भी a हो जाएगा और इसका भी एक्सीलरेशन a हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम का न्यूटन सेकेंड लॉ लिखिए। ये आगे ले जाने वाला फोर्स क्या है, टेंशन आप नहीं जानते हैं इसकी वैल्यू, चूंकि टेंशन आपको निकालना है t। पीछे का फोर्स कितना है -50, मास कितना है इसका 5 और एक्सीलरेशन a। दिस इज द इक्वेशन 1। किसके लिए लिखे हैं बच्चे लोग, m2 के लिए मैंने लिखा, ये m2 मास है। बात करते हैं अगर m1 के लिए तो क्या हो जाएगा, m1 के लिए, m1 के लिए ऊपर में कितना फोर्स लग रहा है, m1 की बात करते हैं। m1 का फिगर मैंने कहां पर दिया, m1 की फिगर को उसको आप लेके चलिए, मैं यहां पर एक बार फिर कर दूं तो यहां पर से भी दिया ही हुआ है, इसकी बात है F1 मैक्स। व्हाट इज द F1 मैक्स, दिस इज इक्वल टू 30 न्यूटन। मैं किसकी बातें कर रहा हूं, m1 की। उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, T, फ्रिक्शन लग रहा है। यही दो फोर्स तो आखिर खींचेगा इसका, तो इसका इक्वेशन क्या बचेगा, 30 आगे की ओर खींचा, पीछे की ओर कितना खींचा, T न्यूटन। तो 30 माइनस T, मास कितना है भैया, मास इसका कितना है 20 और एक्सीलरेशन a। दिस इज इक्वेशन 2। आप इसको चाहिए तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं T और A की वैल्यूज को, है ना। T और A की वैल्यूज को इसमें निकाल लीजिए, आपका T और A दोनों आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, TT कैंसिल, ये 15 हो गया एंड ये कितना आ जाएगा बच्चे लोग, 25 आ जाएगा, A आ जाएगा। इसलिए A क्या आ जाएगा, 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने टारगेट कर लिया, 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25। 5 से कटें तो ये 3 आता है, 5 से कटें, इतना एक्सीलरेशन तो निकल गया। अब आप इसकी बात कीजिए, आपके पास एक चीज और भी निकल चुका है, F1 और F2 कितना चुका है, F1 इक्वल टू 50 न्यूटन और F2 इक्वल टू 30 न्यूटन। दो टारगेट हो गया। अब टेंशन, यस टेंशन भी आ जाएगा, इसकी जगह पर टेंशन को पुट कर दीजिए। टेंशन कितना आ जाएगा, T इक्वल टू 15 प्लस 5 इंटू A 5 और A 3/5। 5 से 5 कट गया, दैट इज 18 न्यूटन। और ये भी टेंशन भी आ गया। अब मैं क्या करूं, अरे एक तो बचा हुआ है ना, F एक्सटर्नल क्या होगा। चलिए इसको जरा सा देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम को टाइट कीजिए इसके ऊपर। किसकी बॉडी ले रहे हैं, फॉर फ्री बॉडी डायग्राम किसका, M। चलिए लिखिए, आपसे ही लिखाते हैं। सबसे पहले राइट साइड फोर्स कितना लग रहा है, F। आप F वही तो निकालना है। पीछे की फोर्स लीजिए, देखिए बच्चे लोग, ये T कैंसिल, ये इसका तो खैर कोई रोल भी नहीं है, लेकिन ये T और ये T हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था कैंसिल। लेकिन पीछे की ओर बैकअप फोर्स फ्रिक्शन के द्वारा इस पर कितना लग रहा है, -30। मास कितना है इसका 50 और एक्सीलरेशन कितना है मैंने निकाल रखा 3/5। तो इससे ये कटेगा 10 30 या 30 60। सो व्हाट इज दिस फोर्स, 60 न्यूटन। सो अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या भारी है। क्या किसी को फ्री बॉडी से उम्मीद नहीं करें कि आप एक्सपर्ट होंगे, और अगर आप फ्री बॉडी एनालाइज कर सकते हैं तो ये तो 3 बार फ्री बॉडी ही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है, जाहिर बात है इसमें भी सीखने का आपको मौका मिलेगा। क्या कहता है कि दिस इज ए इंक्लाइन प्लेन। अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, कहीं ना कहीं इंक्लाइन प्लेन पर ही IITJEE अपने सोच को लाता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, ब्लॉक A है, ब्लॉक B है, both are connected by a single string passing through a pulley which is at the top. The coefficient of friction between A and the incline 2/3 and the coefficient of friction for A and B and incline is 1/3. Symmetrically incline है, 45 है, लेकिन मास में ये 2m है और ये मास m है। इनिशियली u इक्वल टू 0, इनिशियली u इक्वल टू 0। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। लेट अस सपोज A इज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये एक्सीलरेशन क्या होगा, अगर टेंशन है तो टेंशन क्या होगा, और लास्ट में पूछता है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एट A लेवल पर क्या होगा। 3 चीज़ों पर ये फोकस करता है। मैं भी इसे एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यस, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक। इधर कितना फोर्स लगेगा, आप इससे ज़रा सा गेस कीजिए, ये फोर्स कितना इधर लगेगा। नेट फोर्स की बात करते हैं और इधर से भी नेट फोर्स की बात करते हैं, तो नेट फोर्स में आ जाइए बच्चे लोग। ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स किसका, हम सिर्फ कह रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, F एक्सटर्नल कौन सा लग रहा है, 2mg sin 45 डिग्री, ये लग रहा है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसकी वैल्यूज़ को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें, 2 रहने दीजिए mg के टर्म में ही, केवल sin 45 है, क्योंकि दोनों तरफ sin 45, इसलिए मैं इसे ज़्यादा तूल नहीं पकड़ता। इस साइड का फोर्स F एक्सटर्नल क्या लगेगा, F एक्सटर्नल B पर था, F एक्सटर्नल A पर लीजिए तो mg sin 45 डिग्री।
ये दोनों लग रहा है, इसलिए अब हमारे पास पुलिंग कौन करेगा, ज़्यादा कौन है, ये तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा है। क्यों, कितना ज़्यादा है, डबल है, 2 mg sin 40 mg sin 40, मतलब ये ज़्यादा, इसे जोर से खींचेगा। अब मेरे पास आ गया व्हाट इज द एफ नेट, वो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, 2 mg sin 45 माइनस mg sin 45, ये तो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है। बाकी फ्रिक्शन भी इसको अपोज करेगा, इसका फ्रिक्शन इधर अपोज करेगा और इसका फ्रिक्शन भी इधर अपोज करेगा, दोनों फ्रिक्शन अपोज करेगा। माइनस किसको अपोज करेगा, इसको, मतलब इसके सपोर्ट में आ जाएगा। वो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू, किसका, ए के लिए, तो 2/3 इसके लिए ले लिए, म्यू mg, m ही है, g है, एंड cos 45, क्योंकि ये वैल्यू तो आपको cos के साथ लेना ना, म्यू इंटू n इक्वल टू mg cos 45, म्यू इंटू n। उस साइड लीजिए, इसके लिए लेंगे तो क्या होगा, 1 भी एडिटिव में आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, इसका मास कितना है, 2/2m आ जाएगा, एंड यस 2m आ जाएगा। g की वैल्यूज है, जैसा कि मैंने इसमें भी g दे दिया था, इसमें भी g देके देके छोड़ दीजिए, एंड cos 45 डिग्री। यहां तक आप पहुंच गए, इजीली आपका अप्रोच यहां तक आ गया। अब मैं क्या करूं यहां पर, ये दोनों भी, अब फिर से जरा मिला लीजिए आप अपने कॉन्सेप्ट को। अरे भाई, ये इसको पुल करने में कर रहा है, ये अपोज करेगा ग्रेविटी, और दोनों फ्रिक्शन भी क्या करेगा, ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन, भाई उसको तो आगे जाने से नहीं देगा, तो अपोज करेगा, तो ये अपोज, ये अपोज, ये अपोज, तीनों निगेटिव में आप देख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी सिंप्लीफाई करने पर ये कितना वैल्यू आता है, इसको चेक कीजिए, 2 mg sin 45 और mg sin 45, इसका मतलब क्या हो गया, mg sin 45। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 mg cos 45 एंड 2/3 mg cos 45। इस दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 2/3 दोनों आ रहा है, इसका मतलब पूरे के पूरे आ जाएगा माइनस mg cos 45 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पर चेक करिए, दिस इज 2/3, दिस इज अगेन 2/3, mg cos 5 mg, 2/3 प्लस 1/3 मतलब पूरा mg, और g तो g आ ही गया, और cos 45। ये दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू तो सेम है, क्योंकि cos 45 और sin 45 दोनों का सेम वैल्यू, f नेट इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है ना, और f नेट इक्वल टू क्या होता है, मास टाइम एक्सीलरेशन, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, 0। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात आपने देखा कि देयर इज नो एक्सीलरेशन एट ऑल, यहाँ पर एक्सीलरेशन का कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आ गया। दूसरा पूछता है कि व्हाट इज द टेंशन, टेंशन का स्थिति क्या होगा, क्या ये एक्सीलरेशन में है या नहीं है। तो आपने देखा ना कि देयर इज नो नेट फोर्स, एक्सीलरेशन 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला स्थिति T। अब इसकी स्थिति क्या होगा, जरा से इसके गौर कीजिए, नीचे का कितना फोर्स लग रहा होगा, 2 mg sin थीटा। इस दोनों में किसका ज्यादा इफेक्ट आएगा, पहले ये सोच लीजिए, क्या ये वाला फोर्स ज्यादा लगेगा या ये वाला फोर्स ज्यादा लगेगा। इसकी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, 1/3 है, और इसकी 2/3 है, या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा है, तो टेंडेंसी क्या होगा, इट विल फेल फर्स्ट। इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगा, फेल फर्स्ट करेगा। ठीक है ना, ऐसे भी आप अगर दोनों की मास को चेक कीजिए, 2 mg sin 45 और इसका मास है mg sin 45, इसलिए नेट प्रभावित ये करेगा इस साइड में। इसका मतलब है ये पहले फ्रिक्शन लिमिटिंग स्टेज में पहुंचेगा, उसके बाद ये सेल्फ एडजस्ट करके पहुंचेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं स्पष्ट हो जाएगा। दिस T इज इक्वल टू 2 mg cos 45 डिग्री, T इक्वल टू mg, m के जगह पर 2 mg एंड sin 45, क्योंकि ये हमें लेना है साइन पर लेना है, sin 45। mg cos थीटा होता है, mg के जगह पर 2 mg एंड sin 45। यस, अब क्या होगा, ये टेंडेंसी क्या है इसका, नीचे जाने का। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, तो वो उस साइड आ जाएगा। फ्रिक्शन मतलब T के साइड आ जाएगा, तो T के साइड फ्रिक्शन क्या लगेगा, म्यू इंटू एन, तो म्यू और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 mg cos 45। बढ़िया से समझ लीजिए एक बार, मैं फिर से समझा लेता हूं। नीचे पुल करने वाला कितना फोर्स है, 2 mg sin 45, नीचे खींचा 2 mg sin 45 नीचे। यस करेक्ट। अब हो गया टेंशन किधर है, ऊपर, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, मतलब भैया दोनों एक ग्रुप में आ गया। ग्रुप में आने का म्यू इंटू एन, म्यू को छोड़ दिया, एन का mg cos 45।
इससे टी की वैल्यू तो निकल गया, टी की वैल्यू क्या हो गया 2 mg साइन 45 माइनस म्यू 2 mg cos 45। ये वैल्यूज आपके पास आ गए। आप क्या कीजिएगा 2 mg बाहर कर दीजिए क्योंकि दोनों में कॉमन है, साइन 45 1/√2 माइनस म्यू कहाँ पर लेना है आपका 1/3 वाला पर है, तो दिस इज ए 1/3। यहाँ पर क्या हो गया 2 mg आप कॉमन ले चुके cos 45 1/√2। ठीक है, क्या आपने कॉमन लिया 2 mg बचा क्या 1/√2 cos 45 1/√2 2 mg बाहर 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो बच्चे लोग क्या आ जाएगा, मैं समझता हूँ आप इजीली समझ रहे होंगे 3√2, ये √2 से √2 कटेगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस 3√2 पूरा कटेगा, ये 1 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड 2 4 mg डिवाइडेड बाई 3√2 एंड व्हाट इज दिस वैल्यू टेंशन आ गया। ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन किया आप, मैंने कहाँ पर किया इसके बी पर किया, बी पर टेंशन को निकाल लिया और इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में डाल लिया क्योंकि ये फेल करने के कगार पर है, पूरा के पूरा लौट जाता है, लेकिन ये क्या करेगा जितना जरूरत रहेगा टेंशन उसके अनुसार एडजस्ट करेगा। तो इधर टी लगेगा, सोच लीजिए इधर खिंचाने का टेंडेंसी किधर है इधर, इसलिए इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा एफ, सेल्फ एडजस्ट करेगा। और ग्रेविटी फोर्स भी किधर लगेगा नीचे की ओर लगेगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा फॉर ए के लिए आते हैं क्या क्या हो जाएगा टी प्लस एफ किसके बराबर क्या हो जाएगा टी प्लस एफ किधर है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुआ, एफ किधर लग रहा है नीचे, और ग्रेविटी फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा दिस इज कॉल्ड mg sin थीटा दैट इज 45 डिग्री। तो ये ग्रेविटी का आ गया और ये फ्रिक्शन का आ गया और ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चे लोग टी का, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या हो जाएगा टी माइनस mg एंड साइन 45 डिग्री। ठीक है, टी की वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया है, यस 4 mg डिवाइडेड बाई 3√2, कोई बात नहीं है, नीचे में mg है यहाँ पर एंड साइन 45 1/√2। इसमें से आप पूरे कॉमन ले सकते हैं mg/√2, आपके पास क्या बचेगा 4/3 माइनस 1 दैट इज 1/3, 4/3 माइनस 1 सो ओके 1/3, तो दैट इज योर आंसर। व्हाट इज द फोर्स फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा होगा mg 2√3। इस तरह से मैंने आपको एक्सीलरेशन बता दिया कि दैट इज 0, टेंशन बता दिया। यहाँ एक ही चीज इसकी कॉन्सेप्ट में था कि एक जगह फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट करता है और दूसरी जगह अपने लिमिटिंग स्टेज में, जिधर ज़्यादा मास था, जिधर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, ये आपका, लेकिन ये कतई नहीं है कि ये डाउन जा रहा है। अगर ये डाउन जाता तो ये भी काइनेटिक, ये भी लिमिटिंग में आ जाता और ये भी लिमिटिंग, ये डाउन जाने की पूरी टेंडेंसी में है, लेकिन यहाँ पर जितना फोर्स आप टेंशन लगाइएगा उसके अनुसार ही ये सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, बस यही इसमें सोच है और बाकी तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये मैक्सिमा और मिनिमा दैट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से समझिए। देयर इज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक हो गया, ये ब्लॉक कह सकते हैं, विच इज केप्ट ऑन ए रफ सरफेस विथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। द मास ऑफ द ब्लॉक इटसेल्फ इज ए m। नाउ माइंड इट इज ए पुल्ड बाय एन इंक्लाइंड फोर्स दैट हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज ए f। कितने एंगल पर है थीटा, लेकिन ये दो चीज आप नहीं जानते हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स f, simultaneously what should be the direction of theta, मतलब f और theta to be readjusted, किस बात के लिए, so that f should be minimum and the block is about to move। तो f का कितना मिनिमम फोर्स लगाएं और किस एंगल पर लगाएं ताकि ये ब्लॉक आगे मूव करने लगे, ठीक है, जस्ट टू मूव। अब क्या हो गया, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, खुद ही मान लिया, एंड द फोर्स इज f। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, आप अगर ध्यान से एनालाइज कीजिए तो ये इसके पुलिंग फोर्स कितने हो जाएंगे f cos थीटा, और ऊपर के कंपोनेंट जो इसे पुल करेंगे, खींचेंगे, उठाएंगे, लिफ्ट अप करेंगे, दिस इज f sin थीटा। नीचे ग्रेविटी की फोर्स लगेगा एंड लेट अस कंसीडर दिस टू बी द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रॉम द बेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या आपने नॉर्मल रिएक्शन को निकाल पा रहे हैं, यस, ये तो बहुत आसान है, mg माइनस ये आपका ऊपर की चला जाएगा, है ना, n
प्लस एफ साइन थीटा आएगा तो यहाँ पर इस साइड आ जाएगा माइनस एफ साइन थीटा। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, एन प्लस एफ साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू, तो हमारे पास एन इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सो अगर मैं ये पूछूं कि भैया ये फोर्स अगर इसको इधर खींचेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा। अब चूंकि ये लिमिटिंग स्टेज में कह रहा ना कि इट इज अबाउट टू मूव, इसका मतलब हो गया व्हाट इज द एफ लिमिटिंग, दिस इज नथिंग बट म्यू इनटू एन। म्यू इज ए ऑल टाइम, म्यू के टर्म में ही लिखना है, बट एन इज ए नोन टू यू एम जी माइनस ऑफ एफ साइन थीटा। ये आपके पास एफ लिमिटिंग आ गया। चलिए बेहतर बात है। अब एक बात है, व्हाट शुड बी दिस फोर्स, एफ कॉस थीटा शुड बी आइदर ग्रेटर देन दिस और इक्वल टू। लेकिन अगर एफ कम से कम की बात हो तो ये कंडीशन क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू, ये पुलिंग फोर्स इसके बराबर या ज़्यादा, और ये वाला वैल्यू क्या है, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब क्या करें, भाई करना क्या है, आप एफ को सेपरेट करो ना, तो कैसे सेपरेट करें, एफ कॉस थीटा लेफ्ट साइड, उसको भी एफ को इस साइड लेते आइए, तो व्हाट इज दिस वैल्यू, म्यू एफ साइन थीटा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, म्यू एम जी। ये तो बात समझ में आ गया हमारे पास। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, व्हाट इज एफ, एफ मस्ट बी इक्वल टू, अगर मैं दोनों को कॉमन ले लूँ तो म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। मैंने क्या किया, आप भी समझ ही रहे होंगे जो किए हैं, मैंने f को कॉमन ले लिया और कॉमन वाले टर्म को इस साइड कर दिया। f कॉमन ले लिया तो इसमें रिमेनिंग टर्म cos थीटा और इसमें म्यू साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ गया, दिस इज f। नाउ अब यहाँ से f की वैल्यू थीटा के टर्म में, अब यहाँ पर से आपको मैक्सिमा और मिनिमा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सवाल में क्या है कि f की न्यूनतम वैल्यू कितना पुट करें, ठीक है। इसको न्यूनतम होने के लिए इसकी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, क्योंकि म्यू एम जी तो कांस्टेंट है, थीटा वेरी करता है। इसका मतलब हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका, नीचे के फंक्शन का जो मैक्सिमा है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, एंड ये वेरिएबल थीटा के टर्म पर है डी थीटा। चूंकि ये मैक्सिमम लेंगे तभी तो ये मिनिमम आएगा, और किसी भी मैक्सिमा का डिफ्रेंशिएट करें वेरिएबल का, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। अब अगर इसको बच्चे डिफ्रेंशिएट करें तो कॉस थीटा को डी थीटा से करेंगे माइनस, और इसको करेंगे तो कॉस थीटा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसलिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर जो आपके पास था, व्हाट इज थीटा, तो दिस थीटा मस्ट बी इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। अब क्या करें, करना क्या है, एफ मिनिमम में कॉस और साइन थीटा का वैल्यू पुट करें। कैसे पुट करें कॉस और थीटा, अरे टेन थीटा दिया हुआ है तो आप नहीं कर सकते हैं, टेन थीटा का मतलब क्या हो गया, ऐसे, इसको P और इसे B ले लें तो टेन थीटा इक्वल टू 1। अब अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास म्यू दे रहा है, टेन थीटा इक्वल टू म्यू। आप आ जाइए, टेन थीटा की जगह पर क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, P बाई बी इक्वल टू म्यू बाई 1, क्योंकि हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये पार्ट हो गया P और B ये वाला पार्ट हो गया, और P के जगह पर क्या है, म्यू है, और बेस के जगह पर 1 है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एंड दिस इज टू बी द थीटा। सो व्हाट इज कॉस थीटा, बच्चे लोग 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, म्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। नाउ दिस टू वैल्यू इज टू बी पुट इन इक्वेशन 1। सो व्हाट इज द एफ मिनिमम, लास्ट लाइन पर आ गए, म्यू एम जी ये रहेगा अपनी जगह पर, करेक्ट, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, दिस इज 1 प्लस 1 बाई म्यू स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, प्लस म्यू ये भी ठीक है, इनटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि हम साइन थीटा की वैल्यू पुट, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, म्यू एम जी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट, डिवाइडेड बाई क्या बचेगा नीचे में, 1 प्लस म्यू। आप बढ़िया से चेक कर सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू को जब आपने पुट किया, कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और यहाँ पर जब आप साइन थीटा, म्यू और साइन थीटा की वैल्यू जब पुट किए, ओके, यहाँ तो म्यू स्क्वायर आ जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया, म्यू की वैल्यू एक बार यहाँ पर और आ जाएगा,
म्यू साइन थीटा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब इसकी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ जाएगा। इससे 1 प्लस म्यू स्क्वायर से एक टर्म कैंसिल भी हो सकता है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू एम जी और अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। मैं समझता हूँ कि ये आंसर सही होना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन तो कोई भी लोग कभी भी रीचेक कर लेंगे। कैलकुलेशंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा ईगर नहीं रहता हूँ, वो तो आपके ऊपर भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक संभव होता हूँ कर ही देता हूँ। तो मिनिमम की वैल्यू आ गई और थीटा की भी वैल्यू आ गई, आप उसके आंसर में मिला सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, कन्वेंशनल है। तो यहाँ से आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं सीखिए। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चंस के ही तर्ज पर बना हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि उसी स्टाइल पर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि देयर इज ए इंक्लाइन, उसके ऊपर एक ब्लॉक है और यहाँ पर दो दो पुली लगा हुआ है, दो पुली इससे अटैच है। अब पूरा अरेंजमेंट में क्या कहता है कि इस ब्लॉक को इसके इंक्लाइन पर रखा, ब्लॉक का मास m2 है और मास है इसका 4.0 kg। इट हैज बीन केप्ट ऑन ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25, इंक्लाइन प्लेन मेक्स एन एंगल 37 डिग्री। दो पुली है, लेट अस कंसीडर दिस P1 एंड दिस इज P2। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 25, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 एंड m3 इज आल्सो इक्वल टू एज पर द क्वेश्चन 4 kg। यस करेक्ट। नाउ कहता है कि व्हाट शुड बी दिस m1 मास सो दैट इट मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, या यूं कह लीजिए कि इट मूव्स विदाउट एनी एक्सीलरेशन। मतलब इसका कितना मास दे कि ये मूव करे लेकिन विदाउट एक्सीलरेशन, दैट इज ए कांस्टेंट स्पीड के साथ करे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस। अब ये सिंपल सी इक्वेशन बनता है कि व्हाट इज दिस फोर्स जो उसे पुल करके नीचे गिराने की कोशिश करेगा, m1। अब इसको अपोज कौन करेगा, ये देखिए, एक टेंशन इस साइड लग रहा है, एक टेंशन इस साइड लग रहा है, एक टेंशन इस साइड लग रहा है। यही टेंशन इस साइड लग रहा है, यहाँ पर टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन। चूंकि एक सिंगल स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक के लिए और ये एक दूसरा स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक के लिए, इसमें स्ट्रिंग का टेंशन का डायरेक्शन बदल दीजिए, टी डैश कर दीजिए। ओके, नाउ यहाँ पर इसका टी कर दीजिए, क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम है और ये स्ट्रिंग टी डैश है। ठीक है। अब ये जब इसको नीचे खींचेगा तो ये वाला ऊपर जाएगा, तो फ्रिक्शनल किस साइड जाएगा इसका, विदाउट एनी डाउट आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसका टेंडेंसी क्या है कि ये इसका कितना वजन दे कि ये जस्ट मूव करे भैया, तो ये फ्रिक्शन तो नीचे ही लगेगा और इधर का फ्रिक्शन भी किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। लेट अस कंसीडर दिस टू बी द वन फ्रिक्शन F1 और मैं इसका नाम F2 देता हूँ, दो चीज को देता हूँ। अब क्या हुआ, अरे इसकी ग्रेविटी फोर्स भी किधर लगेगा, इस साइड ही लगेगा ना, वो कितना हो जाएगा m2g साइन थीटा। ठीक हो गया। अब आ गया कि इसके मुकाबला कौन कौन करेगा, मैं एक एक करके इक्वेशंस को लिखता हूँ। तो m1g इसे खींचेगा, इसको काउंटर एक्ट कौन करेगा, ये नेट, ये आपका टेंशन जीरो हो जाएगा, कंबाइन लेते हैं नेट फोर्स, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, ये दोनों, टेंशन इज एट नो मोर। अब नेट पुलिंग फोर्स की बात करें तो एक नेट पुलिंग फोर्स इतना हो जाएगा। इसको कौन कौन अपवर्ड रोकेगा, कौन कौन, तो ये दो ठो आप देख सकते हैं कौन कौन हो जाएगा। सबसे पहले m2g साइन थीटा, तो दिस इज m2g साइन थीटा। यहाँ पर मैं आपको कुछ नहीं करने का मौका दूंगा। ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू म्यू n1 कितना हो जाएगा, तो m2g cos थीटा। यहाँ पर भी कुछ करने के लिए आपके पास नहीं है। और बच्चे लोग जैसे ये इस साइड खींचेगा फ्रिक्शन फोर्स, F2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, सिंपल मास कितना, म्यू 0.25 और n कितना है इसका, n इक्वल टू m3g। m3 कितना है मास, m3 इक्वल टू m2 4, तो हम लोग लिख सकते हैं m3 इंटू जी, वैल्यू m3 का 4 इंटू जी पुट करते हैं। अब क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये g, ये g, ये g, ये g कैंसिल, g इज लो, m1 निकालना है। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। व्हाट इज दिस m2, 4 kg, बहुत आसान हो गया। साइन थीटा, साइन 37 है, दैट इज 3/5, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। म्यू की वैल्यू कितना है, 0.25, दैट इज 1/4, आप इसको लिख सकते हैं 1/4। m2 कितना है 4 और cos थीटा cos 37, दैट इज 4/5, ये भी आप इसे 1/4 लिख सकते हैं। F3 कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना क्या है, इसे बहुत आसान है। ये 4 से ये 4 कटता हुआ, ये 4 से ये 4 कटता हुआ, ये कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा एंड दिस इज 1। इसको आप अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो दिस इज अराउंड 4.2 न्यूटन केजी आ जाएगा आपके पास। इस तरह से मैंने ये आपको बताने की कोशिश किया। कैलकुलेशन आपके हाथ का चीज़ है, मैं उसके ऊपर कभी फोकस नहीं करता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट सोच इस पर आपको लाना है कि क्या आप इस बात को सोच पा रहे हैं कि नहीं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जब इसको पुल करेगा तो आपको ये टेंशन कहाँ गया। किताब में तो टेंशन लिखा के इक्वेशन दिखाते हैं, मैं कभी टेंशन को नहीं लेता हूँ। मैं कहता हूँ नेट अप्लाइड कितना है, नेट पुलिंग क्या, ये खींचेगा। अब इसको रोकेगा कौन, इसकी ग्रेविटी। इसका कौन रोकेगा, इसकी फ्रिक्शन। और इसको क्या रखेगा, ये फ्रिक्शन। अब पूछेगा टेंशन कहाँ गया। अरे भाई टेंशन इन दोनों को लेंगे तो ये दोनों पेयर कैंसिल, ये दोनों पेयर कैंसिल, ये दोनों पेयर कैंसिल। तो टेंशन इज नो मोर इन ए पिक्चर। तो नेट पुलिंग फोर्स और 3 को, बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ पर है। वैसे इसकी आंसर 4.2 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट, सर उस पर फोकस कीजिए, इस क्वेश्चन पर। मैं क्या बताऊं, हर बार तो एक ही चीज़ मैं आपसे डील करता हूं, लेकिन ये जरूरी है ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बने। कहता है देखिए 2 ब्लॉक्स हैं, 4 kg और वो 2 kg है। यहाँ पर का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.75, यहाँ का कोएफिशिएंट 0.25। द इंक्लाइन विथ हॉरिजॉन्टल 37 डिग्री। मास आपके पास पहले से ही दिया हुआ है। ये कहता है कि दिस स्ट्रिंग इज ए पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन्स हो गया। अब क्या कहता है कि भाई इसमें एक्सीलरेशन क्या लग रहा है और टेंशन क्या लग रहा है। तो चेक कर लेना कि एक्सीलरेशन और टेंशन क्या क्या लग सकता है। सबसे पहली बात है कि आप अगर एक सिस्टम के तहत इसे लेते हैं, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, तो ये टेंशन तो आपका नेट अगर एक साथ दीजिएगा तो ये तो गया काम से। अब आपके पास नेट पुलिंग फोर्स कितने हो जाएंगे, ये देखिए m2g साइन थीटा। थीटा 37 है, ये अलग बात है। इसके बाद एक और फोर्स इसको नीचे खींचेगा, वो कितना हो जाएगा m1g साइन थीटा। थीटा 37 है, ये दोनों खींचेगा। अब इस दोनों को कौन सा फोर्स काटेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स इधर काटेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये दोनों फोर्स इसको गिराने की कोशिश करेगा और 2 फोर्स इसको बचाने की कोशिश करेगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू n1, और इधर में क्या आ जाएगा माइनस प्लस म्यू इंटू n2। दिस इज द नेट फोर्स एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। मास कितना हो जाएगा, दोनों मास को ऐड कर देंगे, m1 प्लस m2, और एक्सीलरेशन चूंकि एक ही साथ जाएगा इसलिए मास को हम ऐड कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर g साइन थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है। सो विदाउट एनी डाउट g साइन थीटा आप कॉमन ले सकते हैं। बचेगा कितना भैया लोग, m2 प्लस m1, यहाँ तक आ जाएगा। इसमें आ जाइए, म्यू दोनों में कॉमन है, माइनस म्यू कॉमन ले लेंगे। n1 इक्वल टू सॉरी यहाँ पर आपको μ1 n1 लेना पड़ेगा क्योंकि ये μ1 है और ये μ2 है, दोनों अलग अलग दिया, इसलिए मैं कॉमन नहीं ले सकता हूँ। μ1 की वैल्यू क्या है 0.75 एंड व्हाट इज mg, तो n1 हो जाएगा mg cos थीटा, m1 हो जाएगा 4, g हो जाएगा 10 एंड cos थीटा दैट इज 37। cos 37 इज इक्वल टू 4/5। ये मैंने इसका पूरा सेटअप लिख दिया। μ2 की भी आई है 0.25 इंटू मास 2 इंटू 10, जी के जगह पर 10, म्यू एन एम जी, ये हो गया म्यू, ये हो गया एम जी, एंड cos थीटा इक्वल टू cos 37 4/5, ये वैल्यू हो गया। दिस मस्ट बी इक्वल टू 4 + 2 6 इंटू एक्सीलरेशन। अगर मैं इसकी सबकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी g की वैल्यू 10 पुट कीजिए, sin 30 3/5 पुट कीजिए, यहाँ पर 6 पुट कीजिए, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो एक्सीलरेशन इसकी पास आ जाती है। आप जस्ट कैलकुलेट कीजिए, मेरे पास कैलकुलेशन है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं पर डाउट होने का कोई भी जगह नहीं है। नाउ अब आपको टेंशन निकालना, कैसे करेंगे, या तो आप इस ब्लॉक को टारगेट कीजिए या इस ब्लॉक को टारगेट कीजिए। मैं नीचे वाले ब्लॉक को ही टारगेट करता हूँ, तब क्या हो जाएगा, नीचे का पुलिंग फोर्स कितना है m2g। ये देखिएगा फ्री बॉडी डायग्राम किसका ले रहे हैं, मैं m2 का ले रहा हूँ। चलिए लिखिए तो आपका नीचे के फोर्स कितना हो जाएगा m2g साइन थीटा, लिख देते हैं मैं यहाँ भी m2g साइन थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, और टेंशन भी ऊपर लगेगा, तो t माइनस म्यू का वैल्यू कितना है 0.25, 1/4 भी दिख सकते हैं। म्यू mg cos थीटा, m की वैल्यू है 2, g 10 एंड cos 37 दैट इज इक्वल टू 4/5।
ठीक है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। मास कितना है 2 और एक्सीलरेशन कितना है 4/3। इसकी भी वैल्यूज आपके पास मालूम है, m2 कितना है 2, g कितना है 10, ये कितना है 3/5 माइनस t माइनस 1/4 2 10 4/5 इंटू 8/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं t तो आपके पास आ जाता है 5.3 न्यूटन। ये आपकी कैलकुलेशंस है, आप कैलकुलेशन कीजिए एंड गेट द आंसर्स। यहाँ पर 8/3 इक्वल टू में है। yes. इस तरह से आपने देखा। अगर आप ऊपर के ब्लॉक को भी लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम M1 भी लिखिएगा, सेम आंसर आ जाएगा आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है, कहीं इसमें भारी है ही नहीं। नेक्स्ट, पिछले क्वेश्चन से मैच करता हुआ तकरीबन इंक्लाइन प्लेन का सबका एक कॉन्सेप्ट है। कहता है कि इस ब्लॉक को 2 kg रख दीजिए, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन √3/2 है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। तो कहता है पहला क्वेश्चन में व्हाट शुड बी द डाउन द इंक्लाइन फोर्स, डाउन द इंक्लाइन फोर्स F कितना हो डाउन, सो दैट ब्लॉक मूव्स विदाउट एक्सीलरेशन। ब्लॉक मूव्स करेगा लेकिन विदाउट एक्सीलरेशन। और इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है कि अप डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएं सो दैट ब्लॉक मूव्स विदाउट एक्सीलरेशन। पहले डाउन दिशा में बात करते हैं। अरे डाउन दिशा में बात करें तो सबसे पहले ये F हो गया, ठीक है, ये F इधर लगेगा, ठीक हो गया। नीचे में नेट फोर्स कितना लगेगा, इस साइड की बात करें तो एक कंपोनेंट कितना आ जाएगा mg sin थीटा, दूसरा कितना लगेगा म्यू mg cos थीटा। क्योंकि ये दोनों एक तरफ आ जाएगा और फ्रिक्शन उस साइड है, क्योंकि ब्लॉक को नीचे की ओर मूव करना, डाउन द इंक्लाइन फोर्स है, टेंडेंसी इसका नीचे जाने का है। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन 0 है क्योंकि विदाउट एक्सीलरेशन है, इसलिए ये फोर्स कितना हो जाएगा। अगर आप इस फोर्स की बात करते हैं तो म्यू mg cos थीटा माइनस ऑफ mg sin थीटा। नाउ एवरी टर्म इज नोन टू यू। म्यू की वैल्यू उठा लीजिए √3/2, ठीक है। इसमें बेटर है कि आप mg को तो पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, mg ये बाहर आ गए। अब इसकी बात कीजिए। नाउ दिस इज √3/2 cos 30 डिग्री, दिस इज अगेन √3/2। यहाँ पर दोनों का रूट में है और ये √3/2 ध्यान रखना है। नाउ व्हाट इज mg बाहर आ चुका है, इस sin 30 की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। m की वैल्यू आपके पास मालूम है ना, m की वैल्यू 2 kg है और g 10 है, इंटू √3 का मतलब 3 हो जाएगा और ये 2√2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो ये आपके पास f आ जाएगा। इससे आप f निकाल सकते हैं। व्हाट इज दिस f किधर लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, और इसकी सिंप्लीफाई करेंगे √2 तो 3√2 हो जाएगा और दिस 2√2 हो जाएगा, 2 × 2 -1/2। इसको सॉल्व कर, जब आप इसकी डाउन द फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ गया आपकी, इस दोनों को सिंप्लीफाई किए 11.21 न्यूटन डाउन दिस आता है। अब प्रश्न करते हैं इसके सेकंड पार्ट जो कहता है कि इसी इक्वेशंस में जब आप इसे ऊपर की ओर लगाते हैं, ये देखिए, अब आपसे पूछता है ये F फोर्स कितना लगाएं अप द इंक्लाइन, तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स तो लगेगा ही ना mg sin थीटा, और फ्रिक्शन का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो म्यू mg cos थीटा। अब आपके पास F की फोर्स क्या आ जाएगा, ये दोनों ऐड आ जाएगा यहाँ पर, जो पिछली बार मैंने घटाया था दोनों को, अब यहाँ पर एडिटिव नेचर का आ जाएगा। इस एडिटिव नेचर का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो गया यहाँ पर, ये प्लस साइन आ जाएगा। प्लस साइन आने का मतलब 21 + 30 31.21, तो दिस इज वैल्यू 31.21 न्यूटन एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज फॉर अप द इंक्लाइन विथ ए कांस्टेंट। जैसे ही ये दोनों बराबर लेते हैं उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 और v इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों लैंग्वेज में से कोई भी यूज कर सकता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मैं टॉपिक यहीं पर आपको समाप्त करता हूँ। इतने में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने किए, आपको सोचने का भी मौका मिलना चाहिए, आप अच्छी तरह से सोचिए। जो इसके रेस्ट पोर्शन और भी कुछ बचे हुए हैं मैं उसे ढूंढ के निकाल लेता हूँ और आपको वो अगले वीडियो में करा देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपका एक ब्रॉड विजन तैयार हो चुका होगा। इतने बड़े बेस, इतने बड़े आपके हॉरिजन्स के, आप किसी तरह के भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन आएंगे, आपकी सोच जरूर पॉजिटिव होगी। इतना तो आप मान के चलिए कि अगर आपने लास्ट 45 ईयर्स IITs के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर लिया है
तो कोई भी कॉन्सेप्ट वहाँ से उठाएगा, उनकी सोच वहीं से होगा जो आपके अगले क्वेश्चन में आने वाला है। मेरा कहने का मतलब है मेरे थ्योरी को बढ़िया से पढ़िए, उसमें बहुत सारे टेक्टिक्स आपको बता दिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए IIT JEE का बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको अपने ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, एक बार मेरा वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द